खिलजी डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लिप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पार्ट 2 लाया हूं, आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लिप में चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस तरह से लागू किया था, उसके बारे में तथा उसके राजस्व के बारे में यानी रेवेन्यू सिस्टम के बारे में तथा अलाउद्दीन की विजयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ हूं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। याद रखें, मार्केट रेगुलेशन स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट टाइम। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को पहली बार इसने लगाया। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसने कम खर्च पर एक विशाल सेना रखा और इसने सैनिकों को कम पेमेंट दिया, कैश पेमेंट दिया यानी नकद वेतन दिया। बाजार को कंट्रोल करके प्राइसेस को फिक्स्ड कर दिया, जिससे कि उस कम पेमेंट में सैनिकों का भरण पोषण हो जाए। एक सिपाही को एक साल का 238 टन का दिया था। एक एक्स्ट्रा घोड़ा रखने के लिए 78 टन का और दिया था। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने 4,75,000 की विशाल सेना, स्थायी सेना सेंटर में रखा। इसके लिए उसने क्या किया? दिल्ली के मार्केट को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं था कि पूरी इंडिया के मार्केट को कंट्रोल किया। सेंटर में उसने एक स्थायी सेना रखा, इसलिए सेंटर में यानी दिल्ली की मार्केट को कंट्रोल करके रखा। यह भी कहा जाता है कि समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी मार्केट का जायजा लेता था। छोटे बच्चे को टंका देकर सामान मंगवा लेता था और उसे घर में तौलता था। यदि सामान कम तौल में पाया गया तो उस दुकानदार की खैर नहीं, उसके शरीर से उतना मांस कटवा लिया जाता था। तो याद रखें दोस्तों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन का ही सबसे अच्छा माना गया है। इसमें दीवानी रियासत डिपार्टमेंट के अंडर में बाजार की सारी व्यवस्था कंट्रोल की जाती थी। दीवानी रियासत के अलावा शहना-ए मंडी तथा सराय अदल नामक अन्य डिपार्टमेंट्स भी होते थे। सराय अदल का काम था बाढ़ संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए सराय अदल में जाया जाता था। इसके अलावा बरीदे मंडी होता था। दीवानी रियासत, शहनाई मंडी, सराय अदल के अलावा बरीदे मंडी होता था। मंडी की जासूसी करता था। ये गुप्तचर टाइप के काम किए करते थे। मुन्हिन्यास नामक एक अन्य विभाग था, ये मुन्हिन्यास, इसका भी काम था मंडी से रिलेटेड देखभाल करना। मलिक काबुल मार्केट का अधीक्षक होता था। मलिक काबुल मार्केट का अधीक्षक होता था। दोस्तों, बाजार में हर वस्तु की अलग अलग मार्केट होती थी। सब्जी मंडी अलग था, अनाज मंडी अलग था, दास दासियों का मंडी अलग था, घोड़े मवेशियों का मंडी अलग अलग था। ऐसा नहीं था कि सारा मंडी मिक्सचर था। वैसे दोस्तों, कॉस्टली वस्तुएं केवल उसी को दी जाती थी जिनका नाम रजिस्टर्ड होता था। जैसे रेशमी वस्तुएं या और महंगी वस्तुएं केवल उन्हीं को दी जाती थी जो उसके कैटेगरीज में आते थे, जिनका नाम रजिस्टर्ड होता था। अन्यथा
लोग क्या करते, दिल्ली के मार्केट से सस्ते में परचेज करके बगल में आसपास के मार्केट में ले जाकर उसकी स्मगलिंग कर सकते थे। तो अलाउद्दीन इसका भी ध्यान रखा। और वैसे दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि दिल्ली के मार्केट में उसी व्यापारी को ही अपने सामान बेचने का अधिकार था जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यापारी आए अपना सामान दिल्ली के मार्केट में बेच सकता था, ऐसा नहीं था। रजिस्टर्ड व्यापारी ही दिल्ली के मार्केट में सामान बेच सकते थे। और दोस्तों इन व्यापारियों को डायरेक्ट किसान से अनाज खरीदने की परमिशन थी। वैसे इन व्यापारियों को दिल्ली के कंट्रोल्ड मार्केट में नुकसान भी होता था, उसकी भरपाई सुल्तान अलाउद्दीन किया करता था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रेगुलेशन दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा था। वैसे इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। इक्ता सिस्टम में अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को, क्लर्क को जमीन दिया जाता था। तो इस तरह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश की इस प्रथा को, इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने कैश पेमेंट देने की प्रथा स्टार्ट किया था, यानी नकद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और सिस्टम स्टार्ट किया, राशनिंग सिस्टम, यानी राशन वितरण प्रणाली। गरीब मुसलमानों को प्रति महीने अनाज दिया जाता था। वैसे राशन कार्ड नहीं था, बट गरीब मुसलमानों को, उनके परिवार को राशन प्रोवाइड करता था। दोस्तों इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखवाया। हुलिया मीन्स चेहरा, यानी उनका विवरण, सैनिकों के बारे में पूरा लेखा जोखा लिखवाया। दरअसल होता यह था कि सिपाही भर्ती होकर ट्रेनिंग ले लेते, लेकिन वो स्वयं लड़ने नहीं जाते, बल्कि किराए के आदमी को लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, जिससे सुल्तान की हार हो जाती थी। अलाउद्दीन इस चीटिंग से परिचित था। उसने भर्ती करने वाले सार्जेंट को यह परमिशन दिया, यह आदेश दिया कि वह सैनिक का पूरा हुलिया यानी लेखा जोखा, उसके बारे में पूरा विवरण लिखवाए। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने एक और सिस्टम प्रारंभ किया, घोड़ों को दागने की प्रथा, यानी ब्रांडिंग ऑन हॉर्सेस। दरअसल दोस्तों सिपाही जिस घोड़े का इंस्पेक्शन करवा के अपना नंबर लड़ाई में लगवा लेते, उस घोड़े को वे लड़ाई में नहीं ले जाते थे। 10-20 सिपाही मिलकर एक हष्ट पुष्ट घोड़ा ले लेते, उसी घोड़े को बारी बारी सिपाही इंस्पेक्शन करवा के अपना नंबर लगवा लेते और फिर उस घोड़े को लड़ाई में नहीं ले जाते थे। घर पे पड़ा एक मरियल घोड़ा लड़ाई में ले जाते थे, जिससे सुल्तान की हार हो जाती थी। अलाउद्दीन इससे भी परिचित था, इस चीटिंग से भी परिचित था। उसने यह आदेश जारी किया कि जो भी सिपाही घोड़े को इंस्पेक्शन कराने लाए, उसको दाग दिया जाए, उस पे सरकारी मुहर से हीट करके मुहर से दाग दिया जाए। तो इस तरह से यह सिस्टम आज भी चल रहा है। सरकारी घोड़े पर मुहर लगवाने की यह प्रथा आज भी चल रही है। यह अलाउद्दीन की देन है। तो इस तरह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना की भर्ती और उनको कैश पेमेंट देने की प्रथा, इक्ता सिस्टम समाप्त कर देना, यह सब अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में राजस्व में कई सारे सुधार किए गए। वैसे भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 27 टाइप्स के टैक्सेस लिए, 27 प्रकार के कर लगाए। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक प्रकार के टैक्स दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने लिया है। उसने चराई टैक्स ले लिया, यानी चारागाह पर टैक्स लगा दिया। दूध देने वाले पशु पर टैक्स लगा दिया, यानी भेड़, बकरी, भैंस, गाय पर टैक्स लगा दिया। बागान पर टैक्स लगा दिया, यानी गार्डन पर टैक्स लगा दिया।
इसी तरह से टोटल 27 प्रकार के टैक्सेस लिए। वैसे कानूनन शरा के हिसाब से 4 कानूनी कर लिए जाते थे, जिसको हम इल्तुतमिश के समय में बता चुके हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जजिया टैक्स, जैसा कि आप जानते हैं जजिया एक धार्मिक टैक्स था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दोस्तों, यह कहकर लिया जाता था कि आपकी रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दो या फिर इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन दोस्तों, दूसरा प्रसिद्ध टैक्स था ज़कात। ज़कात यह मुसलमानों से लिया जाता था। उनके इनकम का 1/40वां भाग, 1/40th पार्ट लिया जाता था, 1/40वां भाग। और यह कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। इस्लाम धर्म के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, गरीब मुसलमानों के भोजन के लिए या हज यात्रा में खर्च किया जाता था। दोस्तों, तीसरा टैक्स है खिराज या खराज। यह लैंड टैक्स रेवेन्यू था, यानी भू राजस्व कर था, और यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लैंड टैक्स रेवेन्यू ले लिया था, जबकि इससे पहले 1/3 लिया गया, लेकिन अलाउद्दीन ने 1/2 लिया, यानी 50% ले लिया। चौथा टैक्स था खुम्स यानी खम्स। वारगोटी कहलाता है, लूटा गया धन, लूट के माल का 4/5 भाग दोस्तों सुल्तान ले लेता था, 1/5 भाग सिपाहियों को देता था। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था, लूटे हुए धन का 4/5 भाग ले लेता था और 1/5 भाग सिपाही को देता था। ऐसा दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाकी सुल्तानों ने 1/5 लिया, 4/5 सैनिकों को दिया। तो दोस्तों, यह शरा के हिसाब से 4 कानूनी टैक्स था, लेकिन अलाउद्दीन ने इनके अलावा कई ऐसे टैक्सेस लगा दिए जिससे कि लोग यानी किसान परेशान रहे। यदि किसान परेशान रहेगा तो विद्रोह नहीं करेगा। इस तरह दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में एक सिद्धांत अपनाया कि साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है। साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है, यानी एंड्स जस्टिफाई मीन्स, इट मीन्स एंड्स जस्टिफाई मीन्स। वैसे सिद्धांत के कारण ही अलाउद्दीन का यह सिद्धांत जर्मनी के बिस्मार्क से मिलता जुलता है। उसका भी यह सिद्धांत है कि साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है, एंड्स जस्टिफाई मीन्स।